नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर जमशेदपुर में टाटा स्टील की 110 मीटर ऊंची चिमनी आज ध्वस्त की जाएगी। ये चिमनी पुरानी हो चुकी है और इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। इस चिमनी को खुद टाटा स्टील कंपनी ही ध्वस्त करवा रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि एडिफाइस की और जेट डेमोलिशन नाम की जिस कंपनी ने नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त किया था, वही कंपनी इस चिमनी को भी ध्वस्त करने वाली है। एडिफाइस से मुंबई और उसकी सहयोगी जेट डेमोलिश कंपनी दक्षिण अफ्रीका की है। योजना यह है कि कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए इस चिमनी को 7 से 8 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस दौरान तमाम सुरक्षा मानकों का भी खास ख्याल रखा जाएगा, साथ ही पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए लेटेस्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो महज 8 सेकंड में जो चिमनी है वो जमींदोज हो जाएगी, धड़ाम हो जाएगा और कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए इस चिमनी को ध्वस्त किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभंजन जुड़ गए हैं। प्रभंजन, ट्विन टावर को धराशायी होते सबने देखा कि महज 9 सेकंड में किस तरीके से ट्विन टावर धराशायी हो गया, और अब सेम कंपनी और महज 7 से 8 सेकंड में अब इस चिमनी को भी ध्वस्त करने जा रही है। किस तरीके की तैयारियां प्रशासनिक महकमे की ओर से दिख रही है, किस तरीके की तैयारियां, लोगों को कितने घरों को खाली कराया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टाटा स्टील की जो चिमनी है करीबन 3 साल पुरानी चिमनी है, जिसे सुरक्षा के तौर पर टाटा स्टील खुद इसे ध्वस्त कर रही है। और ये कंपनी परिसर के भीतर में है, किसी तरह का कोई आसपास कोई घर नहीं है, क्योंकि कंपनी के भीतर यह परिसर में यह चिमनी बनाई गई थी। और इस चिमनी को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह जो तैयारी की जा रही है वो तैयारी हो चुकी है। और संभवतः समय जो उसका दिया गया है कि 11 बजे के आसपास इसे ध्वस्त किया जाएगा। तो इस वक्त हम भी न्यूज 18 पे उस तस्वीर को दिखाने के लिए ठीक उस चिमनी के सामने जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर में हम यहाँ पर हैं और उस तस्वीर को हम कैद करना चाहते हैं। और उस बिल्डिंग पर हम चढ़ रहे हैं। इस वक्त हम बिल्डिंग में के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ही देर में वो सारी तस्वीर को दिखाएंगे हम। जी प्रभंजन, कंट्रोल ब्लास्ट टेक्निक के जरिए इस चिमनी को ध्वस्त किया जा रहा है, तो ये कंट्रोल ब्लास्ट टेक्निक है क्या, जरा ये भी समझाइए। जी ये जो ट्विन टावर को ट्विन टावर जो ध्वस्त हुए थी, वही सारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और उस टीम के माध्यम से इस चिमनी को ध्वस्त किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी सुरक्षा को मानक को देखते हुए इस चिमनी को ध्वस्त करने की तैयारी टाटा स्टील के द्वारा की गई है। चलिए प्रभंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, साथ ही जिला खनन पदाधिकारी के खिलाफ भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। ईडी ने सीए सुमन कुमार से होटवार जेल में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। कहा यह जा रहा है कि अवैध खनन में जिला खनन पदाधिकारियों की भूमिका और धन की उगाही को लेकर ईडी के अधिकारी सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। सीए सुमन कुमार से पूछताछ पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। मनरेगा घोटाले मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है। इस बार ईडी की टीम ने सीए सुमन कुमार से होटवार जेल में पूछताछ की है। इससे पहले भी ईडी के दफ्तर में सुमन कुमार से पूछताछ हुई थी और आपको याद है कि उस वक्त बहुत सारे खुलासे हुए थे। और इस बार ये कहा जा रहा है कि जब ईडी की टीम को ऐसा लगा कि सुमन कुमार से और भी पूछताछ करने की जरूरत है, तब वो एक परमिशन के बाद होटवार जेल पहुंची और दिन के 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सुमन कुमार से पूछताछ हुई है। और कहा जा रहा है कि इस पूछताछ में जो जिला खनन पदाधिकारी हैं, मतलब डीएमओ हैं, उनसे संबंधित कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो जिले में इस तरह के खनन चल रहे थे, उसमें एक बहुत बड़े मात्रा में पैसे की उगाही हो रही थी और उस उगाही में पदाधिकारियों की जो भूमिका रही है, उसी से संबंधित जानकारी ली गई है। जो सचिव हैं पूजा सिंघल के साथ जो संबंध रहे हैं सुमन कुमार के, और यह भी कहा जा रहा है कि पूजा सिंघल के कहने पर ही
सुमन कुमार के द्वारा ऐसे जो जिला के खनन पदाधिकारी हैं उनसे जो पैसे लिए जाते थे वो फिर उसका बंटवारा होता था। इस बंटवारे में किसके किससे हिस्से में कितने पैसे गए हैं ये धीरे धीरे इसकी छानबीन चलेगी, पूछताछ में ये बातें सामने आएंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसे राज्य के बड़े पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सचिव रैंक के अधिकारी हैं जो जिनके नाम इसमें सामने आने के बाद उनका फंसना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार। और ईडी कोर्ट से कारोबारी पंकज मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा को जमानत याचिका खारिज कर दी है। पंकज मिश्रा अवैध खनन के मामले में आरोपी हैं। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बताते चले कि अदालत ने 22 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरा मामला साहिबगंज जिले में अवैध पत्थर खनन, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसपोर्टेशन के मामले का है। इस मामले में 19 जुलाई से पंकज मिश्रा ईडी की हिरासत में है। और केंद्र सरकार तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमृत सरोवर योजना चला रही है, लेकिन हजारीबाग में प्रशासनिक उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही से शहर के तालाब खस्ताहाल हैं। मटवारी लोचन पथ के कृष्णापुरी तालाब का एक तरफ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारी काम में अड़ंगा लगाकर काम को रुकवाने में जुटे हुए हैं। अभी भी तालाब की जमीन पर दुकान बनाए जा रहे हैं। वहीं वार्ड पार्षद की ओर से मना करने के बावजूद भी गंदा पानी तालाब में बहाया जा रहा है और ऐसे में तालाब में बढ़ती गंदगी से संक्रमण और बीमारी फैलने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ये तालाब है, इसका सुंदरीकरण जो निकला है बहुत अच्छा है, अच्छा बात है, यहाँ के लोग के लिए भी अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें गलत यह होता है, यहाँ पे पानी बंद कराया गया है, लेकिन इन लोग पानी भी है 2-4 घर का है, सो पानी इसमें पूरा बहा रहा है। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। काम करने में जैसे कोई अपोज करता है तो उसका गलत है। अब तालाब थोड़ा सा हाईए है, इसमें चारों साइड से मट्टी वगैरह रहेगा, तालाब गड्ढा कहाँ से रहेगा, पानी कहाँ से जमा होएगा। इसमें पानी का स्रोत तो धीरे धीरे लेयर घटिए रहा है। यही एगो स्रोत है तालाब जो लेयर कुछ रख सकता है कृष्णापुरी। जिन्होंने इंक्रोच किया है वो आज के डेट में ऐसे करते हैं कि तालाब के अंदर भी जो कार्य हो रहे हैं उसमें भी बाधा पहुंचाते हैं। मिट्टी नहीं हटाओ तो ये नहीं करो, तो पेड़ है, मान लें कि अगर सफाई का कार्य चलेगा, छोटा मोटा पेड़ 1-2 अगर गिर भी जाते हैं, इसे तो उसको बचाते हुए कार्य किया जा रहा है। हम इसका देखरेख भी कर रहे हैं, क्योंकि आते रहते हैं, देखते हैं जो भी कार्य कर रहा है, तो उसके बावजूद भी वो लोग इसमें बाधा डालते हैं, काम नहीं होने देते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर एक बार चर्चा में है। रिम्स में लगे लिफ्ट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। 10 के करीब लिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसमें रोजाना मरीज या फिर उनके परिजन घंटों फंसे रहने की बात सामने आ रही है। शनिवार को भी लिफ्ट की बिजली अचानक गुल होने से कई लोग फंसे रहे। इनमें गया जिले के रहने वाले एक परिवार के बच्चे की जान भी चली गई। रिम्स में लगे लिफ्ट की हालत क्या है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लिफ्ट काम नहीं करता। कई बार कई लोगों की जान जा चुकी है और कल भी एक घटना जो घटी उसमें एक छोटे बच्चे की जान गई है। हम ये नहीं कह सकते कि उस वक्त जब वो बच्चा यहाँ फंसा था उसी वक्त लिफ्ट के अंदर ही उसकी जान गई हो, लेकिन काफी देर तक रहने के बाद गया का रहने वाला एक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो रिम्स में जो लिफ्ट हैं वो कितना काम करते हैं ये देखना और समझना। देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए यहाँ से लिफ्ट का है, ये बटन है। जो प्रोसेस होता है कि जब इस लिफ्ट के पास आप पहुँचे तो सबसे पहले आप बटन का उपयोग करें और ये दरवाज़ा यहाँ से खुलना चाहिए। यहाँ आप कितनी बार भी पुश कर लें दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एक और ठीक बगल में लिफ्ट है, यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है लेबर रूम, 4था तल्ला। मतलब यहाँ से जो वैसी महिलाएं जो यहाँ आएंगी जो गर्भवती हैं उनको अगर ऊपर जाना हो तो इस लिफ्ट का उपयोग करना है। यहाँ इस लिफ्ट के बाहर इस तरह के दरवाजे के बाहर आप इस फिर से एक बार बटन को चाहे जितनी बार भी आप यहाँ पुश कर लें। ऐसे लिफ्ट न सिर्फ ये 2 लिफ्ट बल्कि रिम्स में ऐसे
10 के करीब ऐसे लिफ्ट हैं जो काम नहीं करते। अगर कोई आपका पेशेंट आए और जल्दी में ले जाना हो तो तो बहुत दिक्कत है सर, उसमें ले जाने में भी दिक्कत है। फिर जो है व्यवस्था सोचना पड़ता है, फिर कैसे ले गए हैं। मैनेजमेंट गलत है सर यहाँ का। जी जी जी, सर्विस नहीं है सर। 5 बार बोलने पे नर्स लोग आती है, स्टाफ कम है यहाँ पे। जी। और ये कभी देखें इसको चलते? काम नहीं करता है सर, काम नहीं करता। पेशेंट को लाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। हाँ, तो यहाँ भी देखिएगा कोई व्यवस्था खास नहीं है, यहाँ आदमी जान देने आता है। अगर ऐसे लिफ्ट काम नहीं कर रहे हों और किसी भी मरीज को तत्काल ऊपर जाना हो, मतलब डॉक्टर तक पहुंचना हो, डॉक्टर के रूम तक पहुंचना हो, तो संभवतः उसे ऐसी सीढ़ियों से होकर जाना होगा। खासकर अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तब आप समझ लीजिए कि लिफ्ट के होने और नहीं होने का क्या फायदा है। और यही वजह है कि रिम्स में कई बार मरीजों की जान सिर्फ इसलिए चली गई है क्योंकि उनका सही समय पर इलाज नहीं हो पाता और ऐसे लिफ्ट में भी फंसने के बाद लोगों की जान चली जाती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। सीआरपीएफ के आईजी की माने तो झारखंड नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। जल्द ही पूरे झारखंड में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस ने तोड़ी नक्सलियों की कमर। नक्सल मुक्त होने की दिशा में झारखंड। जल्द ही हो जाएगा लाल आतंक का खात्मा। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़, कई दशकों तक बूढ़ा पहाड़ माओवादियों के लिए सुरक्षित शरण स्थली के तौर पर रहा है। ये वही इलाका है जहां जाने से पहले सुरक्षा बलों को भी सोचना पड़ता था। बूढ़ा पहाड़ से लाल आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस की शुरुआत की। इस बार ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 चरणों में हुआ। मूलतः पहला चरण अगस्त में हुआ जब बारिश हो रही थी, और उस बार पुलिस बल और सुरक्षा बल सीआरपीएफ के फोर्सेस वहां जाकर के नक्सलियों के ठिकानों की टोह ले सके। और उसके बाद दूसरा चरण सितंबर के पहले सप्ताह में हुआ, और उसी दौरान हम लोगों ने 4 कैंप वहां स्थापित कर दिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस को 2 चरणों में चलाया गया। पहले चरण की शुरुआत अगस्त के महीने में हुई। सीआरपीएफ के जवान बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे। जवानों ने इलाके का जायजा लिया, वहां के हालात को समझा। दोबारा सितंबर के शुरुआत में ऑपरेशन ऑक्टोपस का दूसरा चरण शुरू किया गया। ये अभियान इतना मारक था कि इसने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। बड़े बड़े नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया या मार दिए गए। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस अभियान में अब तक 629 आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। नक्सलियों ने जो अपना साजो सामान, हथियार, बम गोले जो छिपा करके रखे हुए थे फ्यूचर यूज के लिए, उसकी बरामदगी की जा रही है। तो अभी तक हम लोगों ने वहाँ 629 आईईडीज बरामद किए हैं बूढ़ा पहाड़ के इलाके से, और हमारे कैंप अब वहाँ पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में है। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के 3 जिलों तक फैला हुआ है, चाईबासा, खूंटी और सरायकेला। बूढ़ा पहाड़ सहित पारसनाथ पहाड़ी को भी नक्सल मुक्त करा लिया गया है। सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार का दावा है कि सिर्फ कोल्हान का इलाका बाकी है और उसे भी 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा। 3 मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नक्सल्स जो झारखंड में हुआ करते थे वो पूरी तरह से अब सीआरपीएफ के कब्जे में है। एक चौथा कॉन्सेंट्रेशन अभी बचा हुआ है जो चाईबासा में कोल्हान में है, कोल्हान फॉरेस्ट है। उस इलाके में अभी कुछ उनकी मौजूदगी है, जिससे हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीनों में हम उसको अपने कब्जे में लेने में सफल रहेंगे। झारखंड जैसे राज्य के लिए नक्सल समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, लेकिन जिस ढंग से बूढ़ा पहाड़ पर चलाया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस कामयाब हुआ, उसकी कामयाबी से तो यही लगता है कि जल्दी ही पूरा झारखंड लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
हाल के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद नक्सली बैकफुट पर हैं। 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक नक्सली PLGA सप्ताह मनाते हैं। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की 22वीं वर्षगांठ को लेकर नक्सलियों ने 27 पेज का एक सर्कुलर जारी किया है। इस सप्ताह के दौरान नक्सली किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं और इसी को लेकर झारखंड पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। उसी को देखते हुए ये जो सप्ताह मनाया जा रहा है ये और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे निपटने के लिए सभी जो आवश्यक कदम हैं वो झारखंड पुलिस के द्वारा और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। हमारी जो एजेंसीज़ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, वो लगातार आसूचनाएं एकत्रित कर रही है। साथ साथ इनके कोर एरियाज़ में लगातार स्पेसिफिक एरिया डोमिनेशन इत्यादि के ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। धनबाद के तोपचांची में गहनों की दुकान में चोरी हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े जेवर को दुकान के निशाना बनाया और जेवर से लगा बैग लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना तोपचांची गोमो रोड की महालक्ष्मी ज्वेलर्स में घटी। ज्वेलर्स की शिकायत पर तोपचांची थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने दुकान पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। दुकानदार ने बताया कि बैग में करीब 2 लाख के चांदी के आभूषण थे। दुकान खोले, झाड़ू लगाए, उसके बाद सामान लगाए, पूजा के लिए पानी लाने गए। उसी में आया अज्ञात आदमी बैग उठा के लेके भाग गया। 3 आदमी था पल्सर में। और गिरिडीह में विधवा भाभी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले देवर को शिव मंदिर में अपनी भाभी से शादी करनी पड़ी। दरअसल 4 साल पहले सड़क दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। बड़े भाई की मौत के बाद छोटा भाई 3 साल से शादी का प्रलोभन देकर अपनी भाभी का शारीरिक शोषण कर रहा था। इसी बीच उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो आरोपी देवर ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने गांवा थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और गांव वालों ने समझा बुझाकर शिव मंदिर में दोनों को एक शादी संबंध में बांध दिया। आप लोग खुशी से शादी कर रहे हैं ना, या किसी के दबाव में कर रहे हैं? आपका उम्र कितना है लगभग? तो आप लोग अपने सहमति से कर रहे हैं? गोड्डा के ठाकुर गंगटी की मुस्कान खातून ने पिछले दिनों मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू युवक राम कुमार से शादी कर ली थी। शादी के बाद मुस्कान कुमारी ने अपने पिता पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। वहीं मुस्कान के पिता ने बेटी के ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और दावा किया है कि उनकी ओर से बेटी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। तो उम्र उनका पूर गया है, वो लोग राजी खुशी से शादी कर लिया था, हम क्या बोल सकते हैं दूसरी बात। वो राजी खुशी से क्या, हम उसमें कौन दबाव डालेंगे झूठों का फालतू का। वो राजी खुशी से शादी किया, अपना गया, कहाँ गया नहीं गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे तरफ से कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नहीं कहीं कुछ नहीं, ना वो उनका मामा वगैरह कोई भी दबाव नहीं, वो जो भी बोलती है फालतू। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।